Hello dear student, welcome to AS Academy. In today's class we will discuss about the material property part 2. Previous class में हमने already कुछ property discuss कर रखी है. अब हम उसको continue करेंगे. So let's start the class. So the next one is ductility. What is ductility? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की. स्पेशली जब हम सिविल इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी मटेरियल हम डील करते हैं या यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डक्टिलिटी उसमें हो. क्या है उसके रीजन से आगे हम डिटेल में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट कैन बी स्ट्रेच्ड अंडर द टेंसाइल लोड. ओके, सो जो वायर वगैरह क्रिएट किए जाते हैं वो उस मटेरियल के डक्टिलिटी नेचर की वजह से क्रिएट किए जाते हैं. इसमें क्या होता है, लार्ज डिफॉर्मेशंस हो सकते हैं विदाउट फ्रैक्चर. लार्ज डिफॉर्मेशन आर पॉसिबल इन डक्टाइल मटेरियल बिफोर एब्सोल्यूट या फाइनल फेल्यूर और रैप्चर टेक्स प्लेस. तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसमें जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होती है दैट इज ग्रेटर देन 5%. पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन मीन्स अगर हम बात करें माइल्ड स्टील की तो इस तरीके से माइल्ड स्टील का स्ट्रेस प्रोफाइल बनता है. तो यहाँ तक इलास्टिक लिमिट होता है, इसके आगे प्लास्टिक लिमिट होता है. पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन मीन्स इलास्टिक लिमिट के बाद जो स्ट्रेन होगी वो 5% से ज़्यादा ही होती है. तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन की बात करेंगे तो इसके आगे, इस पॉइंट से आगे जो स्ट्रेन होगी इट विल बी ग्रेटर देन 5%. तो इस तरीके से भी मैं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा मटेरियल डक्टाइल है या नहीं है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं. अगर हम जनरली मटेरियल में जो फेल्यूर होना चाहिए वो सडनली रैप्चर नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होने के बाद फेल्यूर होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट वन इज ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस इज बेसिकली लैक ऑफ डक्टिलिटी. अगर किसी मटेरियल में डक्टिलिटी कम है तो वो हम उसको ब्रिटल बोलते हैं. अब ब्रिटल मटेरियल स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डक्टाइल मटेरियल, बट उनमें जो डिफॉर्म होने की कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है या बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू डक्टाइल मटेरियल. ये लोड, अल्टीमेट लोड पे, अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचने के बाद सडन ब्रेक होते हैं ब्रिटल मटेरियल. उनमें जो ब्रेक होता है सडन होता है, वहाँ पे हमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं दिखता है, ना कोई वार्निंग मिलती है. लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो मटेरियल है तो ये जो फेल्यूर हो रहा है, सडन फेल्यूर हो रहा है, यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन, नेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है, राइट. तो ये जनरली ब्रिटल मटेरियल में होते हैं. यहाँ पे हम कुछ टाइप के फेल्यूर देख सकते हैं लाइक सॉइल में या कंक्रीट में. तो ये ब्रिटल नेचर, इस तरह का फेल्यूर ब्रिटल नेचर को शो करता है. ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट फ्रैक्चर्स व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बट हैज लिटिल टेंडेंसी टू डिफॉर्म. डिफॉर्म होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है बिफोर रैप्चर. That is called brittleness. Brittle material is characterized by little deformation, poor capacity to resist impact. Impact को resist करने की बहुत कम कैपेसिटी होती है उनमें, और वाइब्रेशंस को भी. ओके, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है, यहाँ पे हम एक इस तरीके से देख सकते हैं कि जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होती है ब्रिटल मटेरियल में दैट इज लेस देन 5%. जिस तरीके से डक्टाइल मटेरियल में 5% से ज़्यादा होता है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, वैसे ही ब्रिटल मटेरियल में 5% से ग्रेटर देन यहाँ पे नहीं होगा, दैट इज लेस देन. पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ लेस देन 5% होती है. अब देखिए क्यों हम चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में जब हम कोई मटेरियल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम डक्टिलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. उसका रीज़न ये है कि जो डक्टाइल मटेरियल होगा ठीक है, हमें कुछ स्ट्रेंथ देगा, हमें पता होगा कि कितना स्ट्रेंथ देता है, तो हम उसी स्ट्रेंथ तक उसको डिज़ाइन करेंगे. बट जब वो लोड लगने के बाद डिफॉर्म होता है और कुछ टाइम के बाद वो फेल्यूर आता है, अगर वो अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच भी जाता है उसके बाद भी कुछ टाइम तक वो स्ट्रेस ले सकता है, कम स्ट्रेस ही लेकिन स्ट्रेस ले सकता है. तो जो डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन होता है वो एक तरह से वार्निंग का काम करता है. हमें वार्निंग मिल जाती है कि ये मटेरियल अब इससे ज़्यादा लोड कैरी नहीं कर सकता, अपनी अल्टीमेट लिमिट पे पहुंच चुका है और इसमें फेल्यूर कभी भी आ सकता है. तो हम उसके लिए रेडी हो जाते हैं, या तो हम उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं तो ओके, बट अगर नहीं कर सकते हैं तो हम उसको यूज़ करना बंद कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे. बट ब्रिटल मटेरियल में ऐसा कुछ नहीं होता. ब्रिटल मटेरियल स्ट्रेंथ तो अच्छी देता है बट अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच के सडन ब्रेकेज होता है, उसमें सडन फेल्यूर आता है. तो हमें कोई भी वार्निंग नहीं मिलती इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन. तो ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए हम प्रिफर करते हैं डक्टिलिटी नेचर. स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ माइल्ड स्टील. अभी हमने सिर्फ माइल्ड स्टील की बात की थी. माइल्ड स्टील में भी डिफरेंट ग्रेड होता है. स्टील में डिफरेंट ग्रेड होते हैं.
जैसे कि जब हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं तो वहाँ पे तीन तरह की स्टील हम यूज करते हैं जनरली। एक होता है माइल्ड स्टील, इसको हम जो नोटेशन होता है Fe250 होता है। दूसरा होता है HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, यहाँ पे हम यूज करते हैं Fe415 और Fe500। नेक्स्ट जो आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें दैट इज TMT बार, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। तो यहाँ पे जो नंबर है ये इनके यील्ड स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। Fe250 का मतलब है 250 मेगापास्कल इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। अगर हम इलास्टिक लिमिट में डिज़ाइन करेंगे तो नो डाउट इलास्टिक लिमिट में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। वो हमें हेल्प करता है डिज़ाइन करने के लिए। 415 Fe415 में 415 मेगापास्कल इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। Fe500 में 500 मेगापास्कल स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टील हम यूज़ करते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप की स्टील बनती कैसे हैं? तो कुछ नहीं, उसी में जो आयरन का एलॉय होता है उसी में कार्बन के परसेंटेज को वेरी करके डिफरेंट ग्रेड की स्टील हम बनाते हैं। जैसे माइल्ड स्टील में कम परसेंटेज ऑफ आयरन होता है, उसके बाद Fe415 में उससे ज़्यादा परसेंट होता है आयरन का, और 500 में और ज़्यादा। तो यहाँ से एक तो चीज़ हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिलती है उस मटेरियल में, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बट एट द सेम टाइम अगर हम डक्टिलिटी की बात करें, डक्टिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। डक्टिलिटी नेचर कैसे देखेंगे हम कि जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व है वो वाई एक्स एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है। तो माइल्ड स्टील का जो लेंथ है एक्स एक्सिस पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Fe415 एंड Fe500। तो जैसे जैसे ग्रेड स्टील में हम कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती है उस ग्रेड की, बट उसमें ब्रिटलनेस नेचर आने लगता है, डक्टिलिटी कम होने लगती है। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि क्या होता है कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने से स्टील में, तो ये दो चेंजेस आते हैं जनरली। ओके, बाकी अगर हम Fe415 और Fe500 की बात करें, यहाँ पे कोई यील्डिंग फिनोमेना शो नहीं हो रहा है। इनके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कोई यील्डिंग पॉइंट हमें मैच नहीं हो रहा है। तो जब हम इनको इलास्टिक लिमिट में डिजाइन करेंगे या इलास्टिक डिजाइन करेंगे और इन ग्रेड की स्टील्स को हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यील्ड स्ट्रेंथ के लिए प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, तो यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। प्रूफ स्ट्रेस में हम एक 0.2% पे ऑफसेट मार्क करते हैं और उस ऑफसेट को इनिशियल जो टेंजेंट होता है उसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं। वो ऑफसेट आपके कर्व को जिस पॉइंट पे कट करता है वही आपका वहाँ पे जो स्ट्रेस होती है दैट इज प्रूफ स्ट्रेस, और ये इक्विवेलेंट होती है यील्ड स्ट्रेस के। तो यहाँ पे हमें प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, राइट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल। अभी हमने माइल्ड स्टील की या स्टील की बात की। अब डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में, कंस्ट्रक्शंस में। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं माइल्ड स्टील मोस्ट डक्टाइल मटेरियल होता है जो भी हम यूज़ करते हैं, जितने भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में। उसके बाद हाई कार्बन स्टील, नो डाउट स्ट्रेंथ अच्छी होगी माइल्ड स्टील से, बट उसमें डक्टिलिटी कम होगी। तो ये हाई कार्बन स्टील का कर्व है। कॉस्ट आयरन स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, थोड़ा सा ज़्यादा होती है, बट डक्टिलिटी ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। एल्यूमिनियम में भी डक्टिलिटी कम होती है, ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है। वुड ये है कंक्रीट का, नॉन लीनियर कर्व बनता है कंक्रीट का, और ये रबड़ का है, हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है, इसका थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रोफाइल बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। तो ये कुछ डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने स्ट्रक्चरल या कंस्ट्रक्शन फील्ड में, और उनके ये कर्व होते हैं। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर्व होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डिज़ाइन के टाइम पे। इन्हीं की हेल्प से हम कोई भी डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस, ओके, पहले भी आप पढ़ चुके, इस टर्मिनोलॉजी को देख चुके हो। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? जब भी आपके मटेरियल में या कंपोनेंट में स्क्रैच या अब्रेशन होता है, तो मटेरियल की स्क्रैच या अब्रेशन या इसके तो जो इम्प्रेशन आता है उसको रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी हार्डनेस कहलाती है। ओके, हार्डनेस ऑफ एबिलिटी ऑफ हार्डनेस इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट द स्क्रैच एंड अब्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी मटेरियल की, राइट। मटेरियल में जनरली बहुत जल्दी अब्रेशन या स्क्रैच का इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए, तो आपका मटेरियल सही लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। ओके, तो ये भी हमें चेक करना था। आपने आई एम श्योर फर्स्ट सेम में ब्रिक पढ़ा है। ब्रिक में कुछ फील्ड टेस्ट जब हम करते हैं तो वहाँ पे एक हार्डनेस टेस्ट भी होता है। वो कैसे करते हैं? हम ब्रिक में
या तो नेल से या किसी नाइफ से इम्प्रेशन देते हैं। अगर उसमें इम्प्रेशन पड़ रहा है तो आपकी ब्रिक स्ट्रॉन्ग इनफ हार्ड नहीं है। अगर कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा है तो हार्डनेस अच्छी है ब्रिक की। तो ये फील्ड टेस्ट हम करते हैं जनरली हार्डनेस के लिए ब्रिक पे। तो जनरली वहाँ पे भी हम इम्प्रेशन ही देखते हैं, नेल का या नाइफ का। ओके, कुछ मेथड्स होते हैं हार्डनेस कैलकुलेट करने के, लाइक ब्रिनल हार्डनेस मेथड, रॉकवेल हार्डनेस मेथड, विकर्स हार्डनेस मेथड। ब्रिटल जनरली जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं हार्ड नेचर शो करते हैं, उनमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बट ब्रिटल नेचर के होते हैं तो एक्सपांसन या डिफ्लेक्शन शो नहीं करते हैं। तो जो ब्रिटल नेचर होते हैं वो हार्ड मटेरियल ही होते हैं। नेक्स्ट वन इज टफनेस। टफनेस क्या होता है? जब किसी मेटेरियल में इम्पैक्ट या सडन लोडिंग अप्लाई करते हैं, शॉक्स अप्लाई करते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करने की जो कैपेबिलिटी होती है किसी मटेरियल की, दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो जब भी किसी मटेरियल में इम्पैक्ट होता है या शॉक लोडिंग आती है तो वो उसको मटेरियल उसको इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर। ओके, तो दैट इज कॉल्ड टफनेस। टफनेस को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अगर एक्सपांड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो जनरली जो आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो टफ नेचर शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज मॉडुलस ऑफ टफनेस। एंड एक और यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थी रेजिलियंस, इसको बाद में देखते हैं, पहले टफनेस की और मॉडुलस ऑफ टफनेस की बात करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस ये होता क्या है, जो भी आपका स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम बनता है उसमें अप टू द फेल्योर पॉइंट तक इसके अंदर का जो एरिया होता है कर्व के अंदर का, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। टफनेस क्या होता है? अप टू द फेल्योर पॉइंट तक मटेरियल में जो एक्सपांड होने की कैपेबिलिटी होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। और उसी स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम में फेल्योर पॉइंट के अंदर जो जितना एरिया कवर करता है आपका कर्व पर यूनिट वॉल्यूम में, वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो अगर हम इस डायग्राम से मॉडुलस ऑफ लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व से हमें मिलता है टफनेस, और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में मिलता है हमें मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के अंदर का जो एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। और जब हम मटेरियल के वॉल्यूम से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है टफनेस। यहाँ पे ध्यान देना वाली बात यह है कि मॉडुलस ऑफ टफनेस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जबकि टफनेस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी हम उस पैरामीटर को बोलते हैं जो फिक्स होता है, जो कांस्टेंट होता है, जो मटेरियल के साइज, शेप और लोडिंग पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे मटेरियल की कितनी भी क्वांटिटी हम लें। तो हम इसको पर यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी आएगी पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मटेरियल हम कहीं भी ले जाएं, कितना भी हो, वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी सेम ही रहनी है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितना भी मटेरियल का वॉल्यूम उसको हम मॉडुलस ऑफ टफनेस में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें टफनेस मिलेगा। तो यहाँ पे मटेरियल के शेप और साइज पे ये पैरामीटर डिपेंड कर रहा है। तो जनरली मटेरियल की जो प्रॉपर्टी हम बोलेंगे वो बोलेंगे मॉडुलस ऑफ टफनेस को, न कि टफनेस को, राइट। अब कैलकुलेट कैसे करना है? तो यहाँ पे हम देखिए हमें क्या करना है। अभी मैंने बताया कि जो इस कर्व के अंदर एरिया कवर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें तो ये ऐसा शेप है जिसका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट एरिया ही कैलकुलेट करेंगे। तो अगर एक पॉइंट इसको मान लें, एक टॉप पॉइंट ये मान लें, इन दोनों को हम एवरेज कंसिडर करके एक लाइन आपकी ये हो जाएगी, एक ये, और यहाँ पे एक एवरेज लाइन हम लेके इसको एक रेक्टेंगुलर एज्यूम कर लें। ओके, तो उस रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट, रेक्टेंगुलर एज्यूम क्यों करेंगे? देखिए ये वाली जो इंक्लाइंड लाइन है ये बिल्कुल इस वाई एक्सिस के या स्ट्रेस एक्सिस के से सटी हुई रहती है। इतना डिस्टेंस इसलिए दिखाया गया ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा डिफरेंस आता है इसमें। बट जो ये लाइन होती है एग्जैक्टली ये बिल्कुल ये सट के यहाँ पे आती है और यहाँ से चेंज होना स्टार्ट होती है। बहुत माइनर सा डिफरेंस या गैप होता है इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस के केस में रेक्टेंगुलर एज्यूम कर सकते हैं। और जो सिग्मा वाई है, सपोज सिग्मा वाई यहाँ पे है और ये सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे है, तो इन दोनों की एवरेज वैल्यू हम कंसिडर कर लें, कहीं यहाँ सेंटर पे आएगी तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो अगर हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ टफनेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस डायग्राम में रेक्टेंगल जो बनेगा उसमें जो एक एक्सिस होगी वो एप्सिलॉन एफ होगा, फेल्योर स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ टफनेस इक्वल टू, हमें उस कर्व का एरिया कैलकुलेट करना है। देखिए हमें इस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो इसको जब हम अप्रॉक्सीमेटली एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो इस रेक्टेंगल की एक आर्म ये होगी जिसकी वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन एफ यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, फेल्योर स्ट्रेंथ।
तो एक तो ये हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा रेक्टेंगल के लिए। तो अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये एक आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगा, इसका एरिया हम अप्रॉक्सीमेटली एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब एवरेज निकालेंगे तो सिग्मा वाई प्लस सिग्मा यू बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस है प्लस सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन एफ फेल्यूर स्ट्रेंथ। ओके, और ये वैल्यू किस में हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। ये 1 मीटर क्यूबिक या पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने डिफाइन किया है टफनेस। तो यहीं पे अगर हमें सॉरी मॉडुलस ऑफ टफनेस, और यहीं पे अगर हमें टफनेस चाहिए होगा, टफनेस इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस इंटू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट आपके पास है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टफनेस की वैल्यू मिल जाएगी। ये सिग्मा वाई प्लस सिग्मा यू डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन एफ बाई इंटू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, तो सेम सेंस में ये भी डिफाइंड होता है। रेजिलेंस भी वही प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की टू अब्सॉर्ब एनर्जी अंडर द इम्पैक्ट और शॉक लोडिंग, बट जो लिमिट होती है यहाँ पे वो होती है विद इन द इलास्टिक लिमिट। जो रेजिलेंस डिफाइन किया जाता है वो अप टू इलास्टिक लिमिट तक ही डिफाइन किया जाता है। जो टफनेस डिफाइन किया जाता है वो अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक डिफाइन किया जाता है। फ्रैक्चर पॉइंट तक मटेरियल में जो एक्सपांड होने की कैपेबिलिटी होती है या अंडर द इम्पैक्ट या शॉक जो लोड को एनर्जी के फॉर्म में एब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। और अप टू द इलास्टिक लिमिट मटेरियल की जो लोड को एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस। अब यहाँ पे अगर हम अनलोडिंग कर देंगे तो मटेरियल फिर उस एनर्जी को रिलीज भी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल अपने शेप और साइज को रिगेन भी कर लेता है अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो अप टू द इलास्टिक लिमिट अंडर द इम्पैक्ट और शॉक लोडिंग मटेरियल की जो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस। अब यहाँ पे सेम सेंस में जो रेजिलेंस होता है वो डिफाइन किया जाता है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व के लिए, और जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है वो डिफाइन किया जाता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेंथ कर्व के लिए। यहाँ पे भी सेम सेंस में मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि फिक्स वैल्यू होती है पर यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन की जाती है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में अप टू द इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम में इस कर्व के अंदर का जो एरिया, जो हैच्ड एरिया है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम। और इसी मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम में अगर हम वॉल्यूम से सॉरी मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, और अगर इसी मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रूफ रेजिलेंस। तो अगर यहाँ पे आपको प्रूफ रेजिलेंस चाहिए होगा तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में मटेरियल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तरीका होता है रेजिलेंस को कैलकुलेट करने का। अब देखिए रेजिलेंस अप टू द इलास्टिक पॉइंट तक डिफाइन होता है, सॉरी प्रूफ रेजिलेंस, और जो रेजिलेंस होता है अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट तक डिफाइन होता है। जो ए पॉइंट होता है अपना प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट होता है और सी पॉइंट यील्ड। तो इलास्टिक लिमिट में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सी पॉइंट पे होती है, हम कंसिडर करके चलते हैं। तो अगर हम इस लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व की बात करें, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट में ये जो लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इसके अंदर की अगर हम कैलकुलेशंस कर लें तो सपोज यहाँ पे जो लोड लगाया हमने वो P था, और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुआ वो डेल एल था। तो अगर हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कर्व के अंदर का एरिया है तो हमें कैलकुलेट करना है। तो कर्व के अंदर जो शेप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर बन रहा है। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो डेल एल है और इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो पी है। ओके, ये पी वैल्यू है। तो इसके अंदर जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पी इंटू डेल एल। तो अगर हम अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट तक की बात करते हैं और यहाँ पे हम रेजिलेंस कैलकुलेट करते हैं तो रेजिलेंस इक्वल टू हो जाएगा
रेजिलेंस इक्वल टू 1/2 P इंटू डेल एल। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/2 P क्या होता है? लोड। अगर यहाँ पे हम देखें सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाई एरिया, तो अगर हमें लोड चाहिए होगा तो लोड इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो P की जगह पे हम सिग्मा इंटू ए पुट कर सकते हैं। उसी तरीके से डेल एल अगर हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो अगर हमें चेंज इन लेंथ चाहिए, यहाँ से डेल एल चाहिए, तो डेल एल इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे एप्सिलॉन इंटू एल पुट कर सकते हैं। इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन इंटू ए एल। अब देखिए एक और सिग्मा एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, यहाँ पे जो हुक्स लॉ होता है वो बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है ई इंटू स्ट्रेन। ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू को रिमूव करना चाहें अपने इक्वेशन से, तो उसकी जगह में क्या क्या पुट कर सकते हैं? सिग्मा डिवाइड बाई ई। यहाँ से अगर हम स्ट्रेन को रिमूव करना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डिवाइड बाई ई। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है इसकी जगह पे हम सिग्मा बाई ई पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 डेल और एप्सिलॉन की जगह पे सिग्मा बाई ई इंटू ए एल। तो जो रेजिलेंस है ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई ई इंटू ए इंटू एल। क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जो भी आपके पास कंपोनेंट होगा। तो ये होता है रेजिलेंस। ओके, ये हमने डिफाइन किया है अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, जहाँ पर लीनियर बिहेवियर होता है। अब हमें जब प्रूफ रेजिलेंस चाहिए तो प्रूफ रेजिलेंस कहाँ तक डिफाइन होता है? प्रूफ रेजिलेंस इलास्टिक लिमिट तक डिफाइन होता है। और इलास्टिक लिमिट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है? यील्ड स्ट्रेस होती है। यहाँ पे जो स्ट्रेस होती है वो यील्ड स्ट्रेस होती है। तो अगर हम अभी हमने किसको डिफाइन किया? हमने रेजिलेंस को डिफाइन किया। अगर हम प्रूफ ऑफ रेजिलेंस को डिफाइन करेंगे तो इसी वाली वैल्यू में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम यील्ड स्ट्रेस के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। तो यील्ड स्ट्रेस में जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ पे प्रूफ रेजिलियंस को डिफाइन करेंगे तो यहीं पे कुछ नहीं करना है। 1/2 सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा? सिग्मा यील्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई इंटू वॉल्यूम, राइट। रेजिलेंस प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है डिफाइन। तो प्रोपोर्शनल लिमिट में जो स्ट्रेस आ रही है सिग्मा है। जो प्रूफ रेजिलेंस है वो अप टू द यील्ड पॉइंट तक डिफाइन होता है, इलास्टिक लिमिट तक डिफाइन होता है। इलास्टिक लिमिट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस है, तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई। तो यहाँ से आपको प्रूफ स्ट्रेस मिल गया। और अगर हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे, तो आपको ध्यान होगा कि जब हम मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलेंस कैलकुलेट करते हैं उसमें मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ये देखिए प्रूफ रेजिलेंस इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इनटू वॉल्यूम। तो ये वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो होती है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है आपके पास, दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। सो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इक्वल टू 1/2 सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वन इज क्रीप। व्हाट इज क्रीप? क्रीप एक तरीके का परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है अंडर द फिक्स्ड लोड या कांस्टेंट लोडिंग। ओके, विद द पासेज ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, विद द पासेज ऑफ टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ कोई एक फिक्स या परमानेंट लोड जो की वजह से जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड क्रीप। अभी परमानेंट लोड या फिक्स लोड या कांस्टेंट लोड क्या हो सकता है? तो ये किसी भी मटेरियल का, किसी भी बॉडी का डेड वेट होता है या उसका सेल्फ वेट होता है। जब हम किसी मटेरियल को डिजाइन करते हैं वहां पे जो हम लोड कंसिडर करते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लाइव लोड, एक होता है डेड लोड।
डेड लोड मीन्स सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल। बाकी और भी लोड होते हैं लाइक अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड, विंड लोड, तो ये सब अलग तरीके के लोड होते हैं, बट बेसिकली जो हर जगह हम कंसिडर करते हैं वो होते हैं लाइव लोड एंड डेड लोड। लाइव लोड जो उस स्ट्रक्चर पे मूवेबल लोड होता है, वेरिएबल लोड होता है, कभी कम होती है उसकी मैग्नीट्यूड, कभी ज़्यादा होता है, उसको हम लाइव लोड बोलते हैं। जो डेड लोड होता है फिक्स लोड होता है, किसी मटेरियल का जो खुद का वेट होता है। तो इसकी वजह से मटेरियल टाइम के साथ साथ, जैसे आज हमने किसी मटेरियल को डिज़ाइन किया, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, किसी भी टाइम पे उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो एक परमानेंट नेचर का होने लगता है और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं क्रीप। क्रीप कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, लोड की मैग्नीट्यूड पे बेसिकली डिपेंड करेगा ये। टाइप ऑफ लोडिंग, किस नेचर का, किस टाइप का लोड है। टाइम और एज ऑफ लोडिंग, कितने टाइम से लोड उस पर एक्ट कर रहा है। एंड टेम्परेचर, नो डाउट टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जो कि क्रीप को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज फटीग। इन द बिल्कुल क्रीप जैसे फटीग भी एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, बट किस केस में ये डिफॉर्मेशन होता है, अंडर द साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग में जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है किसी भी मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड फटीग। लाइक कोई साइक्लिक लोडिंग का मतलब क्या है कि जो लोडिंग वेरी करता रहता है, कभी लगता है फिर मूव होता है, फिर लगता है फिर मूव होता है, तो कुछ टाइम तक तो मटेरियल उसको उसके डिफ्लेक्शंस को रिगेन करता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद मटेरियल जो रिगेन करने की कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और वो जो डिफ्लेक्शन है वो परमानेंट नेचर में कन्वर्ट होने लगता है। इस तरह का जो डिफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड फटीग। अब जैसे कि कोई अर्थक्वेक जोन है, अर्थक्वेक जोन कभी आया, फिर उसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, फिर कभी रिसाइकल होके आया, तो ऐसे जो लोड्स होते हैं इनकी वजह से फटीग नेचर जनरली आपके स्ट्रक्चर या मेंबर पे आता है। जो फैक्टर होते हैं डिपेंड कर जो अफेक्ट करते हैं फटीग को, सेम लोडिंग की कंडीशन, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी में रिपीटिशन हो रहा है लोड का, ओके, और टेम्परेचर नो डाउट इफेक्ट तो करेगा ही। देन नेक्स्ट वन इज प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस अभी हमने डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के केस में देखा भी था। जनरली होता क्या है कि कुछ मटेरियल हमारे ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमें क्लियरली यील्ड पॉइंट मेंशन नहीं किया जाता है, यील्ड पॉइंट वहाँ पे पता नहीं चलता है। तो ऐसे मटेरियल में जब हमें यील्ड स्ट्रेस चाहिए होती है वहाँ पे प्रॉब्लम जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ 0.2% या 0.1% का ऑफसेट कंसिडर करते हैं और उस ऑफसेट से जो इनिशियल कर्व टेंजेंस होता है, आपका इनिशियल कर्व होता है, उसके पैरेलल एक लाइन प्लॉट करते हैं। वो लाइन आगे चल के कर्व को जिस पॉइंट पे कट करती है उसे बोलते हैं, उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के इक्विवेलेंट ही होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे यूज करते हैं जिस मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यील्डिंग फिनोमिना क्लियरली शो नहीं होता है, राइट। तो वहाँ पे हम प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे जो HYSD बार्स होती है वहाँ पे हम प्रूफ स्ट्रेस की हेल्प से यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। वही यहाँ पे है, सम ऑफ डक्टाइल मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर डू नॉट शो क्लियर यील्ड पॉइंट इन टेंशन। फॉर सच मेटल्स डिजाइन यील्ड स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड बाय ऑफसेट मेथड। यहाँ पे ऑफसेट मेथड की हेल्प से जो यील्ड स्ट्रेस होता है कैलकुलेट किया जाता है। एन ऑफसेट ऑफ 0.2, ये ध्यान रखना है कितने परसेंट का ऑफसेट प्लॉट करते हैं। तो 0.2% का ऑफसेट हम प्लॉट करते हैं, इज मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में पहले वो पॉइंट मार्क करते हैं, देन स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन विच इज पैरेलल टू द इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो इनिशियल पोर्शन होता है उसी के पैरेलल उस ऑफसेट पॉइंट से हम एक लाइन मार्क करते हैं। द स्ट्रेस एट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द प्रूफ स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ मटेरियल बिहेवियर। पहले स्ट्रेस स्ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचर को शो करते हैं। अब वो नेचर क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है लीनियर इलास्टिक, नॉन लीनियर इलास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, आइडियल रिजिड एंड आइडियल फ्लूइड। इनको हम बाय ग्राफ समझते हैं, क्या होता है इनका सिग्निफिकेंस। लीनियर इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक का नाम से समझ में आ रहा है जो बिहेवियर होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में वो लीनियर पैटर्न में होगा। तो यहाँ पे जिस रेशियो से स्ट्रेस स्ट्रेन चेंज होता है उसी रेशियो से स्ट्रेस भी चेंज होता है, तो ये होता है लीनियर। देन सेकेंड वन इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मीन्स कोई स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं होगी, स्ट्रेट रिलेशन नहीं होगा, कर्वेचर के फॉर्म में रिलेशन दिखेगा। इलास्टोप्लास्टिक मीन्स यहाँ पे इलास्टिक नेचर भी होगा और प्लास्टिक नेचर भी दिखेगा इस मटेरियल में। तो जो इलास्टोप्लास्टिक नेचर में के मटेरियल होते हैं वो कुछ इस पैटर्न में बिहेवियर शो करते हैं इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। परफेक्टली प्लास्टिक मीन्स स्टार्टिंग से ही परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगे ऐसा मटेरियल। तो ऐसा कोई मटेरियल है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल इस तरीके से बनता है, राइट, इस तरीके से। इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग मीन्स इलास्टोप्लास्टिक नेचर तो है ही बट उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग भी हो रही है, जो जंक्शन पॉइंट है वहां से सडनली स्ट्रेन चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज ऑफ मॉलिकुलर
एक्टिविटीज। तो इस तरीके से बिहेवियर शो करते हैं जो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं विद स्ट्रेन हार्डनिंग। बट एंड द आइडियल नाम से समझ में आ रहा है आइडियल केस है, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आइडियल रिजिड मटेरियल है, मीन्स इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा बट स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होगी। तो ये कर्व भी वही शो कर रहा है, केवल वाई एक्सिस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये केवल इसमें स्ट्रेंथ मिल रही है, स्ट्रेंथ ग्राफ में स्ट्रेन एक्सिस में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, मीन्स इसमें डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये एक आइडियल केस है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आइडियल फ्लूइड, आइडियल ये भी एक आइडियल केस है फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है कि बिल्कुल उसमें कोई रेजिस्टेंस कोई विस्कोसिटी ना हो, फ्रीली फ्लो होता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये केवल कर्व जो है तो स्ट्रेन एक्सिस को फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल डिफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, कोई स्ट्रेस या लोड इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आइडियल फ्लूइड ऐसा कोई फ्लूइड होता नहीं है, हर एक फ्लूइड में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है कम या ज़्यादा। तो जो रियल ग्राफ होगा वो कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में दोनों को कवर करेगा। बट ये आइडियल केस है, तो ये रियलिटी में ऐसा कोई भी सब्सटेंस या लिक्विड या फ्लूइड नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशन होती हैं जो कोई भी मटेरियल शो कर सकते हैं इन देयर स्ट्रेस स्ट्रेंथ प्रोफाइल। That's all for today. Thank you.